अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वर्सेस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कि कौन सी एक्सचेंजेस जो है वो हमारे लिए बेहतर है, किन पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और किन पर हम जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अपने एसेट्स को स्टोर कर सकते हैं, कौन सी एक्सचेंजेस हमें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं और कौन सी एक्सचेंजेस पर हमें जो है वो हैक होने के डर लगा रहता है कि यार ये एक्सचेंज जो है वो कहीं हैक ही ना हो जाए और हमारे जो उधर एसेट्स पड़े हैं वो कहीं लॉस में ना चले जाए। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल जो है आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सचेंज जो है वो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देगी, कौन सी एक्सचेंज पर हमारे एसेट्स सेफ़ हैं, कौन सी एक्सचेंज जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, इन दोनों में से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए बेहतर है कि जिनसे हम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, एसेट्स को परचेज़ कर सकते हैं और जो हमारा हैकिंग वाला सीन है या हमारे एसेट्स जो है वो चोरी होने का सीन है वो ख़त्म हो जाए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देख लेना है डिटेल के साथ। आपके साथ ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स जो है मैं शेयर करूंगा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में फ़र्क क्या है इसको लेकर, तो जिसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें, साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपने हमें टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वहाँ हमें लाजमी ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अच्छा वाला प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं। सबसे बड़ा और मेजर फ़र्क जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो ये है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो भी आपके फंड्स होते हैं वो आपकी अपनी मलकियत के होते हैं, बट जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है उस पर जो आपके फंड्स होते हैं वो दरमियान में जो थर्ड पार्टी होती है उसके हैंड में होते हैं। अब अगर मैं बाइनांस की एग्जांपल आपको दूं तो बाइनांस की एक्सचेंज पर जाकर आपने जीमेल पासवर्ड सब कुछ लगाकर लॉगिन कर लिया, बट आपकी जो एसेट्स हैं उनकी प्राइवेट की आपके पास नहीं है। आप जब डिपॉजिट करने लगते हो, एसेट्स मंगवाने लगते हो, तो आप अपनी जो की उधर से लेते हो, डिपॉजिट एड्रेस लेते हो, वो TRC20 का हो सकता है, स्मार्ट चेन का हो सकता है, इथीरियम का हो सकता है, वो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कॉपी करके किसी को देते हो और वो जो है वो उधर आपके एसेट जो है वो भेज देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो आपको मिल जाते हैं। बट आप उनकी मलकियत, वो आपकी मलकियत नहीं बनते, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पड़े होते हैं और आप उसको पासवर्ड से वहाँ एक्सेस कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि ये एसेट जो है आपके इस पर्टिकुलर जिस जीमेल पर आपने उसको लॉगिन किया है उसमें पड़े हुए हैं। बट आपकी मलकियत वो तब बनते हैं जब आपके पास उनकी प्राइवेट की मौजूद हो। प्राइवेट की वो सिर्फ आपके पास होती है कि अगर ये एक्सचेंज बंद भी हो जाए तो दोबारा से अगर ये बहाल होती है तो इस पर वो प्राइवेट की आप पुट करो, आपके एसेट्स जो हैं वो वापस आ जाए। सादा सी ज़ुबान में आपको समझाया। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या जो आपके वॉलेट होते हैं उन पर आपको साथ में प्राइवेट की मिलती है। प्राइवेट की पर आप जो है वो अगर आपसे ट्रस्ट वॉलेट है या मीटा मास्क है और आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, 1 इंच एक्सचेंज, सुशी स्वैप, कोई भी एक्सचेंज जो है वो यूज़ करते हुए आपने एसेट जो है वो लिए हैं तो वो आपकी अपनी मलकियत है, प्राइवेट की आपके पास होती है। जब तक वो प्राइवेट की आपके पास है वो एसेट्स भी आपके पास है। तो आई होप कि आपकी जो ये कन्फ्यूजन है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपके फंड जो है वो आपकी मलकियत है या नहीं और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो आपके एसेट्स हैं वो आपकी अपनी मलकियत है और कैसे हैं, ये क्लियर हो चुका होगा। दूसरा बड़ा फ़र्क वो ये है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं वो ईज़ी टू हैक नहीं होती, वो बहुत मुश्किल से हैक होती हैं या उनके हैकिंग के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा हैकिंग के चांसेस होते हैं उन पर और बहुत ज़्यादा डाटा उधर से लीक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर हमें KYC भी करना पड़ता है। हमारे पासवर्ड्स, हमारी मेल्स, हमारे फ़ोन नंबर, हमारे एड्रेस, ये सारी चीज़ों जो हमारा सारा डाटा जब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर स्टोर होता है, उनके सर्वर पर स्टोर होता है, तो जब वो हैक होती है तो हमारे डाटा भी साथ साथ लीक हो रहा होता है। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो हैक हो सके और हैकिंग के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो इसलिए अब जो आने वाले वक्त है उसमें लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को कि इनको यूज़ किया जाए, जिसमें आपकी एक एनोनिमिटी बनी रहती है, आपको KYC की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप वैसे जो है वो इसमें अपने एसेट जो है वो सेल भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं, ये वाले काम जो है वो आप कर सकते हैं। अभी तक की जो अपडेट्स चल रही हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को लेकर, जो उसमें फ़ीचर्स आ चुके हैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी वीडियो के बाद कोई अपडेट आ जाए और ज़्यादा फ़ीचर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में है वो भी
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आना शुरू हो जाए। लेकिन जो अब तक के फीचर्स हैं वो टॉप 10 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उनको कंपैरिजन कर रहे हैं हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ। थर्ड पॉइंट ये है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो थोड़ी सी मुश्किल है यूज़ करने में, और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो इजी टू यूज़ होता है, उसका इंटरफेस बहुत इजी होता है। वहाँ बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा होता है और वहाँ मार्केट पर आप लिमिट ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं, स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, आप OCO को यूज़ कर लेते हैं और उधर सारे जो है वो लेवल्स वगैरह आपके चल रहे होते हैं और आप उनको जो है वो ईज़िली वहाँ जाकर उसको यूज़ कर लेते हो। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में थोड़ा सा टफ होता है इस चीज़ को करना, और वहाँ स्लिपेज वगैरह आपको खुद ही सेट करना पड़ती है। अगर आपके वो कम स्लिपेज पर नहीं हो रहा तो आपको हाई स्लिपेज पर उसको परचेज़ करना पड़ता है, उसमें आपको गैस फी जो है उसका भी सामना करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है कि जहाँ आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करने में प्रॉब्लम आ सकती है। बट पैनकेक स्वैप को कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं कि जिनको आप यूज़ करते हुए बिल्कुल मिनिमम फ़ी के साथ जो है वो अपनी स्वैपिंग कर सकते हैं पैनकेक स्वैप पर जाकर। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो लाजमी देख लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको कोई भी पर्सनल सपोर्ट नहीं मिलती, कोई भी उनका सर्विस सेंटर नहीं होता। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको पर्सनल सपोर्ट भी मिलती है, उनके हेल्प सेंटर से आप चैट करके उनसे अपना जो है वो इशू रिजोल्व करवा सकते हैं। कोई ट्रांजैक्शन में आपको एरर आ चुका है या आपकी जो ट्रेड आपने लगाई थी उसमें कोई इशू आ चुका है, कोई लिमिट एक्टिव नहीं हुई, कोई आपको लिमिट में कोई एरर आ चुका है, तो वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको ऑफर कर रही है तो उसमें कोई एरर आ जाता है तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप उनके हेल्प सेंटर से बात करके अपना इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको सपोर्ट सेंटर नहीं मिलता, ठीक है, और उसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं कि जिनको आप यूज़ करते हुए जो उनके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं FAQs, उनको आप पढ़ते हुए जो है वो अपनी मदद आप जो है वो कर लेते हैं। बट आपको जो है वो ईमेल का भी ऑप्शन मिलता है, बट वो इतनी ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता और ना ही आपको उससे जो है वो अपनी मदद जो है वो मिलती है। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ आपको पर्सनल सपोर्ट जो है वो मिल जाती है, आप उनके हेल्प सेंटर से बात करके अपना मसला जो है वो हल करवा सकते हैं। 5th नंबर पर है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को आपकी किसी किस्म की कोई भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो आपसे कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, किसी मेल की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी डाटा वहाँ देने की ज़रूरत नहीं होती, ना ID कार्ड देना होता है, ना आपने एड्रेस वेरिफिकेशन करनी होती है। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपको KYC करना पड़ता है, अपनी ईमेल देनी पड़ती है, पासवर्ड सेट करने पड़ते हैं, गूगल अथेंटिकेटर से वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, सिक्योरिटी अपनी टाइट करनी पड़ती है, और ये सारे स्टेप जो है वो आप करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, जहाँ आपके काफ़ी सारा डाटा जो है वो उनके पास चला जाता है। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में सिंपली आपने जाकर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, वॉलेट कनेक्ट होने के साथ ही जाकर आप ट्रेड करो, अपनी जो चीज़ आपको चाहिए वो ख़रीदो और उसको डिस्कनेक्ट करो और आप उसके मालिक बन जाते हैं। ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में है कि जिसमें आपको कोई भी डाटा नहीं देना पड़ता और आप इजीली वहाँ जाकर अपनी स्वैपिंग वगैरह कर लेते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप जाकर उसको परचेज़ कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको कम लिक्विडिटी देखने को मिलती है और जिससे उसकी ट्रेड वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है 24 आवर का। बट अगर हम बात करें सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद होती है और उस पर आपको जो है वो ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो देखने को मिलता है 24 आवर में। आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो अगर $1 बिलियन की ट्रेडिंग हो रही है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, तो वहीं $2 बिलियन की ट्रेडिंग जो है वो उस कॉइन पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हो रही होगी। तो इट्स मीन कि डबल ट्रेडिंग जो है आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर देखने को मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी इजी टू यूज़ होता है और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को काफ़ी लोग जो है अभी तक प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इजी टू यूज़ होता है और मोस्टली एक्सचेंजेस जो है वो आपको फियाट करेंसी की जो है वो सहूलत देती हैं, तो इसलिए जो है वो इस पॉइंट पर आकर लोग जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को प्रेफर कर देते हैं कि जिससे आप जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका ज़्यादा देख रहे होते हैं बनिस्बत डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के। तो ये था 6 पॉइंट। इसके बाद 7 पॉइंट ये है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें आपने क्रिप्टो से क्रिप्टो करेंसी ख़रीदनी होती है, बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप अपनी फियाट करेंसी से भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाय कर सकते हैं। ये बहुत एक प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का, कि जहां आप लोकल करेंसी, जैसे अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी करेंसी, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया की करेंसी, बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश की करेंसी, या कोई भी और करेंसी से कंट्री से हैं तो आप उसकी करेंसी यूज़ कर सकते हैं। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है कि जिनसे आप जो है वो फियाट करेंसी से
क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हो। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको वही क्रिप्टो करेंसी खरीदनी होती है जो खरीदी होती है ऑलरेडी, उसी से आपने अदर कॉइन खरीदना होता है। जैसे पैनकेक स्वैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप स्मार्ट चेन टोकन से ही कोई और टोकन खरीद सकते हो। जैसे BNB से आप सेफ मून, सेफ मार्स खरीदते हो, कोई इस तरह का टोकन होता है। बट यूनिस्वैप की अगर बात करूँ तो वहाँ आप इथीरियम से कोई भी टोकन जो है वो ख़रीदते हो इथीरियम चेन के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस है जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाकर ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और क्यों ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपकी जो एक प्राइवेसी है वो कायम रहती है। और बट अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाकर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ आपका सारा डाटा आ रहा होता है कि इस बंदे ने इतने कॉइन परचेज़ कर लिए हैं, इतने सेल कर दिए हैं, ये इसका अकाउंट है, ये इसकी जीमेल है, ये इसका डाटा है और ये इसकी जो है वो प्रोफाइल है। तो ये एक बहुत ही मैं बोलूँगा कि जो प्राइवेसी अपने चाहते हैं कि वो सेफ़ रहे और प्राइवेसी उनकी लीक ना हो, तो इस पॉइंट पर आकर वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को प्रेफर करेंगे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हम जो है वो एनोनिमसली अपनी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। ना हमारा डाटा उधर चाहिए होता है, ना हमारी KYC उधर करनी होती है। सिंपली जाकर हम जितनी अमाउंट परचेज़ करना चाहें वो ईजिली कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो आपसे कोई भी चार्ज नहीं करते पैसे कि आप जो है वो फ़ी दो उन्हें कोई भी ट्रेड करने के लिए। हाँ, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर की फ़ी होती है वो आपको देनी पड़ती है, या जो गैस फ़ी होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। जबकि अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाते हैं तो वहाँ आपको जो है वो हर ट्रांजैक्शन पर, हर ट्रेड की आपको जो है वो फ़ीस देनी पड़ती है। अगर आप $15 का कोई कॉइन परचेज़ कर लें या $1500 का, तो उसकी फ़ीस जो है वो आपको उनको देनी पड़ती है। हर ट्रेड पर आपको जो है वो फ़ी देनी पड़ती है। आप बाय कर रहे हैं तो भी, सेल कर रहे हैं तो भी। बट जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होती है उसकी एक्सचेंज की कोई फ़ी नहीं होती। उसके जो आप गैस फ़ी होती है ट्रांजैक्शन की वो आपको देनी पड़ती है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर की जो फ़ी होती है वो आपको वहाँ देनी पड़ती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। बट अभी तक अगर देखा जाए तो इथीरियम की चेन पर जो टोकन है तो इथीरियम की गैस फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग जो है वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और स्पेशली यूनिस्वैप को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ अगर आपने $50 की भी ट्रेड करनी है तो वहाँ आपको 15 से लेकर $100 के दरमियान फ़ीस ही देनी पड़ती है। तो लोग इतनी ज़्यादा फीस जो है वो बियर नहीं करते, तो इसलिए बहुत से लोग जो है वो पैनकेक स्वैप को यूज़ कर रहे हैं। होप्स हो के इथीरियम 2.0 है तो इनकी गैस फी जो है वो कम हो जाए और तब जो लोग हैं वो वापस यूनिस्वैप पर जाना स्टार्ट हो सकते हैं। और उसके बाद 10th पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ से डरते भी हैं कि कहीं जो एक्सचेंज सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे बाइनांस है, OKX एक्सचेंज है, उसके बाद हॉटबिट है, KuCoin है, उनकी कंट्री में वो जो है वो बैन ना हो जाए और जिसकी वजह से उनके एसेट्स जो हैं वो वहाँ से कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए या उनके एसेट जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ने रिजॉल्व कर दिया कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज किसी कंट्री के अंडर नहीं आते, किसी कंट्री, कोई भी कंट्री इसको बैन नहीं कर सकती, ठीक है। हर कंट्री में जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चल सकती है। और ऐसा नहीं है कि आपने पैनकेक स्वैप से अगर कोई चीज़ परचेज़ की है तो आप किसी और एक्सचेंज पर उसको सेल नहीं कर सकते। मीन्स टू से कि अगर आपने पैनकेक स्वैप पर कोई टोकन परचेज़ किया है तो आप उसको जुड़ स्वैप पर जाकर सेल कर सकते हैं। जो भी, अगर आपने पैनकेक स्वैप असल में बाइनांस स्मार्ट चेन की चेन को प्रेफर करता है और उसको यूज़ करता है जिसमें आपकी टोकन की स्वैपिंग होती है, तो और जो भी एक्सचेंजेस जैसे विंड स्वैप है, जुड़ स्वैप है, ये भी बाइनांस स्मार्ट चेन की चेन को यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन को, और आपके जो है वो स्वैपिंग में मदद देते हैं। तो इस तरह की किसी और एक्सचेंज पर जाकर आप वही एसेट जो है वो सेल कर सकते हैं क्योंकि वो आपके वॉलेट में होते हैं। वॉलेट आप जिस एक्सचेंज के साथ उसको कनेक्ट करोगे उसी एक्सचेंज के साथ जो है वो आप उसकी स्वैपिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक्सचेंज जो है वो आपको अलाउ कर देती है। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये इशू होता है कि कहीं कोई गवर्नमेंट अगर कोई कंट्री की उसको बैन कर देती है तो उधर आपकी ट्रेडिंग वगैरह करना जो है वो फौरी बंद हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को जाता है कि यहाँ कोई भी इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कि आपकी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाए। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ किया करें या सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ किया करें, तो कंक्लूजन यहाँ ये रहती है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन परचेज़ कर रहे हैं और उसको आपने 2-3 साल तक या 1 साल तक उसको सेल नहीं करना, बेशक उसमें पंप आता है, डंप आता है, आपने उसको सेल नहीं करना, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसका सोचते हैं, तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाओ, उधर स्वैपिंग करो और उसको जो है वो लेकर चलो।
बट अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फियाट करेंसी से अगर आप क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आप जाकर खरीदो और फिर क्रिप्टो को जो है वो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर लो। ट्यूटोरियल मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं पैनकेक्सवैप के भी, मीटामास्क के भी और ट्रस्ट वॉलेट के भी, वो आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपने एक एक्सचेंज पर कभी भी अपने 100% एसेट नहीं रखने। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर चलना चाहते हैं, अपना एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा बाइनांस पर भी अकाउंट बनाएं, ओकेक्स पर भी अकाउंट बनाएं, हॉटबिट पर, कूकॉइन पर भी अपना अकाउंट बनाएं और इस तरह की 4 से 5 एक्सचेंजेस पर आप अपना अकाउंट बनाएं। उन पर एसेट्स जो है वो डिवाइड करें, 20% जो है वो हर एक्सचेंज पर रखें और उन पर फिर जो है वो आप ट्रेडिंग करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और इन पर जाकर आप अपनी KYC लाजमी करो। अगर KYC आपकी नहीं हो रही तो आप जो है वो अपनी सिक्योरिटी टाइट करो, नंबर वेरिफिकेशन करो, गूगल ऑथेंटिकेटर वेरिफिकेशन करो और फिर जो है वो उसमें आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो और आपको बेनिफिट रहेगा। इसमें ये होगा कि अगर कोई एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज बंद भी हो जाती है या हैक हो जाती है तो अदर एक्सचेंजेस जो होंगी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, उन पर पड़े हुए एसेट जो है आपको सपोर्ट करेंगे और आप उससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर जाओगे और अपनी रिकवरी कर जाओगे जो आपका नुकसान हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा और फ्यूचर में आपको जो है वो इसमें कोई मसला नहीं रहेगा कि ये इसमें क्या डिफरेंस है और क्या हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पर हमें लाजमी ज्वाइन करें, आपको फ्री में प्रोडक्शन मिलते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अच्छा प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।